हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। पर्टिकुलर जो हमारा एम्फेसिस था वो इस चीज़ पे था कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए एक मार्केट स्ट्रक्चर को या एक मार्केट फॉर्म को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम जो है परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशंस है उनके बारे में स्टडी करते हैं तो हम स्ट्रेट अवे फिर जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम में हम ये जो है डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशंस अब इक्विलिब्रियम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ जो यूजुअली मिस होती है वो ये है कि इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी चीज़ें पहले हमें क्लियर होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते। तो ये चीज़ यूजुअली मिस स्किप होती है, लेकिन मैं इसी के ऊपर आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जो हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बैकग्राउंड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए जो है कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, या कौन से फैक्टर्स जो है कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए उन पर फोकस करेंगे। देखिए, सबसे एक बुनियादी चीज़ जो हमने इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जो एक प्रोड्यूसर होता है या जो एक सेलर होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटिव, उसका गोल जो प्रोडक्शन से होता है वो ये होता है कि उसके प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सेलर और ए प्रोड्यूसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमने याद रखनी है इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब अब एक प्रोड्यूसर का मोटिव ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा कंसेप्ट प्रॉफिट्स का आ जाता है। अब देखिए, जब अब प्रॉफिट्स कब मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और ये चीज़ भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि प्रॉफिट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नटशल में मैं ये कहूँगा कि बेसिकली प्रॉफिट्स होते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है? जो एक फर्म को मिलता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करती है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हैं, तो उसको तो पैसे मिलते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। उसकी जो इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। और जो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उसको एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करना पड़ता है उसको हम कॉस्ट्स कहते हैं। अब अगर रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट द प्रॉफिट्स आर, यही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अब प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझको प्रॉफिट्स मिले, बल्कि प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज होने चाहिए। और इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसी चीज़ के साथ जो है जुड़ा हुआ है कि प्रॉफिट्स कब मैक्सिमाइज होते हैं एक प्रोड्यूसर के लिए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, जो पाई है यहाँ पे वो प्रॉफिट्स के लिए है, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी, पाई प्रॉफिट्स, आर रेवेन्यू, सी कॉस्ट्स। पाई मैक्सिमाइज कब होगा? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कब होंगे? प्रॉफिट्स तब मैक्सिमाइज होंगे जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ये मैक्सिमाइज होगा। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू and total costs it is maximum, obviously we have
मैक्सिमम प्रॉफिट्स एट दैट टाइम। तो ये बात याद रखनी है कि एक प्रोड्यूसर जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेकंड वाला होता है कि ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। अब देखिए यहाँ पे फिर तो तस्वुर ये बनता है कि देखिए इक्विलिब्रियम जो परफेक्ट कंपटीशन में है, फिर तो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोड्यूसर का और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कब मैक्सिमाइज होंगे, हमारे पास दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वन इज रेवेन्यू एंड सेकेंड इज कॉस्ट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट जो है यही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं इक्विलिब्रियम में। सो वी हैव टू बी कन्वर्सेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट अगर हमने जो है इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है। तो इस चीज़ को हमने जो है फोकस करना है कि व्हाट द रेवेन्यूज आर एंड व्हाट द कॉस्ट्स आर, तो तब जाके हम इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स है, रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसके हम कहते हैं कि तीन टाइप्स है। रेवेन्यू के तीन टाइप्स है, एक तो है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इन टूल्स का, इन कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करते हैं बाद में इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए। अब टोटल रेवेन्यू जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जो है, नेचर ऑफ द रेवेन्यू कर्व जो परफेक्ट कंपटीशन में है, वो हमने याद रखना है। हमने रेवेन्यू के बारे में बात कि कभी क्या होता है कि हमारे प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो रेवेन्यू का नेचर अलग होता है। कभी क्या होता है जैसे कि डिमांड कर्व में आपने देखा कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, वो वेरिंग है, वो चेंज हो रहे हैं, तो हमारी जो रेवेन्यू कर्व्स होंगी वो फिर डिफरेंट नौइयत की होगी। सो वी हैव वन कंडीशन इज दैट ऑफ वायर प्राइसेस आर कांस्टेंट, तो रेवेन्यू कर्व्स अलग हैं। और व्हेन द प्राइसेस आर वेरिंग, वो चेंज हो रहे हैं, तो रेवेन्यू कर्व्स जो है वो डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू व्हेन द प्राइसेस आर कांस्टेंट। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म की नौइयत क्या है, उसके लिए जो रेवेन्यू कर्व्स होंगी वो किस नौइयत की होंगी, और इस पे हमने फोकस करना है। देखिए जो भी एक फर्म है इन परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक जो फर्म होती है, एक जो प्रोड्यूसर होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो वहां पे क्या होता है कि वट एवर द अमाउंट इट सेल्स, इट विल ऑलवेज बी इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द टोटल मार्केट। मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, तो एक सेलर का जो शेयर होता है वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, वो काफी कम होता है। तो इसका नतीजा अब क्या है? इसका नतीजा ये है, देयरफॉर at the existing price it can sell as much as it wants। तो at the existing price जो है ये कितना भी बेचना चाहे तो ये बेच सकती है एक फर्म। बेसिकली क्या होता है कि चूंकि फर्म काफ़ी छोटी है, अगर ये प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाए भी, जो है अपना प्रोडक्ट ज़्यादा भी मार्केट में बेचेगी, तो इससे कोई प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मार्केट, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस पर ये जितना चाहेगी सेल करना तो ये कर सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मार्केट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। फिर इसके कॉस्ट्स की वजह से इसको कम बेचना पड़ता है, ये जो है अनलिमिटेड नहीं बेच सकती। तो बहरहाल मार्केट की तरफ से जो है वो कोई पाबंदी नहीं है। और जो फर्म होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वो एक प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस मेकर नहीं होती है। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अब अगर फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि द प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए फर्म के लिए जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो वेरी नहीं होंगे। प्राइस तब वेरी होते अगर फर्म जो है इसका इतना पावर होता कि ये अब मार्केट में जो है ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचती, तो चूँकि सप्लाई ज़्यादा होती तो
इसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाता। लेकिन मार्केट इतना बड़ा है, ये कितना भी बेचेगी तो इससे कोई मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। देयरफॉर व्हाट हैपेंस कि फर्म के लिए जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। इट इज़ लाइक कि दूध का प्राइस सपोजिंग 50 रुपीज़ पर लीटर है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अभी दूध बेचने का कारोबार करेंगे, आप 10 kgs बेचेंगे तो 50 रुपीज़ प्राइस होगा, आप जो है 100 kgs बेचेंगे तो प्राइस पे आप ओवरऑल मार्केट जो हमारा है हमारे कंट्री का वो आप इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा भी बेचेंगे तो द प्राइस विल नॉट अल्टर बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ योर सेलिंग एक्टिविटी, बिकॉज जो मार्केट है वो उतना ज़्यादा बड़ा है कि आपका जो शेयर इसमें होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इसकी वजह से आप एक प्राइस टेकर बनेंगे, एज ए प्रोड्यूसर आप प्राइस मेकर नहीं बनेंगे, और आपका प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो वही 50 रुपीज़ रहेगा जो फॉर एग्जांपल जो दूध के लिए ओवरऑल मार्केट में है। तो हम ये नतीजा निकालेंगे कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व्स एक फर्म के लिए होंगी वो क्या होगी, वो इस तरीके की होगी, वो कॉन्स्टेंट होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, जो राइट एक्सट्रीम पे है, और नीचे से ये आउटपुट है या क्वांटिटी जो आप सेल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप पहला यूनिट बेच रहे हैं, 10 रुपीज़ है प्राइस, सेकेंड यूनिट बेच रहे हैं, अगेन 10 रुपीज़ है प्राइस। तो आप फॉर एग्जांपल 10th यूनिट बेच रहे हैं तो अगेन द प्राइस इज 10 रुपीज़। प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ योर सेल्स, प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ योर आउटपुट। तो ये नवीयत होगी मार्जिनल रेवेन्यू की या एवरेज रेवेन्यू की इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फॉर ए प्रोड्यूसर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे जो है वो याद रखनी है। अब देखिए, अब टोटल रेवेन्यू कर्व कैसी होगी। टोटल रेवेन्यू कर्व का नेचर कुछ इस तरीके का होगा। आप 1 यूनिट बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपया मिल रहा है, आप 2 यूनिट बेच रहे हैं तो आपको 20 रुपीज़ मिलेगा, आप 3 यूनिट्स बेच रहे हैं तो आपको 30 रुपीज़ मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि प्राइस कांस्टेंट है तो आपकी जितना आप बेच रहे हैं उतने अमाउंट से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आउटपुट, जो प्राइस होगा, प्राइस इनटू जो आउटपुट है उसको उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू निकलेगा। लेकिन टोटल रेवेन्यू की जो नौयत होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी अपवर्ड्स, इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू एंड थ्रू। और ये हम समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों रहेगा। तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर होम फॉर ए प्रोड्यूसर विद रेस्पेक्ट टू द रेवेन्यू। ओके, हमारे पास 3 रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट है, एक है टोटल रेवेन्यू, फिर है एवरेज रेवेन्यू, फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, और तीनों कर्व्स का हमने यहाँ पे देखा कि इनकी नौयत क्या होगी, क्योंकि इन्हीं के बुनियाद पे हम फिर आगे जाके जो इक्विलिब्रियम है वो दिखाते हैं। अब आते हैं कॉस्ट्स पे। देखिए, कॉस्ट्स का जो कंसेप्ट हम डिस्कस जो हमने किया है, हम जानते हैं कि कॉस्ट्स के 2 टाइप्स है, एक है शॉर्ट रन कॉस्ट्स और दूसरा है लॉन्ग रन कॉस्ट्स। तो शॉर्ट रन में हमारी 4 कॉस्ट कर्व्स होती हैं और लॉन्ग रन में हमारी 2 कॉस्ट कर्व्स होती हैं। अब कॉस्ट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने तफसील से पहले ही डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे हम एक समरी यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो जो कॉस्ट्स की नौयत है, कॉस्ट्स की कंडीशन है, एक फर्म के लिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं इन केस ऑफ शॉर्ट रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे हमारे कॉस्ट्स है, और हमारे पास 4 कॉस्ट कर्व्स होंगी इन केस ऑफ शॉर्ट रन। हमारे पहली जो इनके मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि 1 जो कॉस्ट कर्व है वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, और फिर 2 जो कॉस्ट कर्व है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, फिर 3 जो सबसे ऊपर वाली कॉस्ट कर्व है दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, और जो फाइनली जो हमारी 4 वाली कॉस्ट कर्व है इट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने मालूम होनी चाहिए वो हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं इनके बारे में। तो ये 4 कॉस्ट कर्व्स हैं इन द शॉर्ट रन जो एक फर्म फेस करती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए 2 चीज़ें हमारे लिए समझना ज़रूरी है, एक तो है रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट और दूसरे है कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट। तो ये कॉस्ट्स के कॉन्सेप्ट हमारे लिए होंगे। अब यहाँ पे एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब हम
जब हम इक्विलिब्रियम में आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यूजुअली 3 कॉस्ट कर्व्स को जो है उनको यूज़ करते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के लिए। एक तो हमारी है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, दूसरा है एवरेज कॉस्ट कर्व और तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इनफैक्ट हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अब लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास 2 कॉस्ट कर्व्स होती हैं इन केस ऑफ लॉन्ग रन। जो 2 कॉस्ट कर्व्स है वो आपके सामने है, आउटपुट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट्स है, और जो 2 कॉस्ट कर्व्स हैं वो है, एक है एवरेज कॉस्ट कर्व और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये जो कर्व्स हैं इनके बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले हमने काफ़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है। तो ये 2 कॉस्ट कर्व्स जो है एक फर्म फेस करती है इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो अभी रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट है, हमने शॉर्ट रन में 3 कॉस्ट कर्व्स का यूज़ करेंगे हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स और फिर एवरेज कॉस्ट्स और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट उन कर्व्स का यूज़ करेंगे और रेवेन्यू कर्व्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है। और इन द लॉन्ग रन हम क्या करेंगे, हम 2 कॉस्ट कर्व्स का यूज़ करेंगे, एक है एवरेज कॉस्ट कर्व और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट्स होते नहीं हैं, तो इनका यूज़ करके इनको सुपर इम्पोज करेंगे रेवेन्यू कर्व्स पे, तो वहाँ से हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ग्राफ आपके सामने आप देख रहे हैं कि 2 ग्राफ्स है हमारे सामने। एक है हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला है इट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, ये और एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, और इनका ग्राफ है। और बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं तो हमने देखना है कि रेवेन्यू और कॉस्ट्स में कहाँ पे हम मैक्सिमम डिफरेंस देख सकते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 2 फिगर्स को हम एम्प्लॉय करके जो है फिर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। आने वाले लेक्चर में गॉड विलिंग हम शुरू करेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व से, और वहाँ से हम जो अपना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।